नमस्कार। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व यानी इतिहास का लेसन 2 कर रहे थे, जिसका नाम था यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आज इसके भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना बिंदु होगा रूसी क्रांति। शुरू करते हैं। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक यूरोप, जैसा कि पाठ के शुरू में मैंने बताया था, यूरोप महाद्वीप है, उसका एक देश रूस, जो कि सबसे पिछड़े देशों में से या पिछड़े जो औद्योगिक देश थे उनमें से एक था। रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा हासिल कर लिया था। समाजवादी यानी जो सारे समाज को, सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाले थे। अध्याय पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। तो 1917 में क्या हुआ था, वहाँ पे जो राजा का शासन था उसका ख़त्म हुआ और वहाँ पे समाजवादियों का शासन प्रारंभ हुआ, और ये अक्टूबर में हुआ था सारा कुछ, तो इसलिए इसको अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ, क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति के कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालें कि क्रांति क्यों हुई थी, ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे और किस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी जिसकी वजह से क्रांति हुई। तो 2.1 बिंदु है रूसी साम्राज्य 1914 में कैसा था। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। कौन था राजा 1914 में? जार निकोलस द्वितीय। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया एवं पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। तो इस प्रकार की इसकी सीमाएं थी। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। तो इस प्रकार से अपने बोल सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी वहाँ पे रहने वाले या ईसाई लोग जो थे वो ज़्यादा थे और अन्य धर्मों के लोग भी वहाँ पे रहते थे। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, किसका है ये देखेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में जार निकोलस द्वितीय 1900 ईस्वी का ये चित्र है, जार निकोलस द्वितीय का, जो कि वहाँ का शासक हुआ करता था। और ये आप रूसी साम्राज्य को देख सकते हैं, उसकी सीमा को देख सकते हैं कि उसके आसपास के क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनके नाम अपनों ने अभी ऊपर लिए। अगला बिंदु है अर्थव्यवस्था और समाज। उस समय अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। तो ज़्यादा मुख्य व्यवसाय कौन सा था? खेती बाड़ी थी। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40-50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक देश था। तो इसकी 85% के आसपास की आबादी क्या थी? खेतीबाड़ी पर निर्भर थी। और ये अपने गुजारे के लिए, अपने परिवार के गुजारे के अलावा बाज़ार की ज़रूरतों को भी पूरा करते थे। बाज़ार में भी ये अपनी फसल बेचा करते थे और इस प्रकार रूस एक क्या था? अनाज का एक बड़ा निर्यातक देश था।
उसमें उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा था। विदेशी निवेश का मतलब अन्य देशों के लोग भी वहाँ पे जाके अपना धन खर्च कर रहे थे और कल कारखाने लगा रहे थे। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। तो इस प्रकार से क्या है, बहुत सारे उद्योग जो थे वो तेज़ी से बढ़ रहे थे। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे कि कितने घंटे मजदूर काम करेंगे और उनको मजदूरों को मजदूरी कितनी मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए एक सरकारी विभाग जो था वो बना हुआ था, वो फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। जो फैक्ट्रियों पर इंस्पेक्टर छोड़े गए थे सरकारी, वो भी इन नियमों को टूटने से नहीं बचा सकते थे, यानी वहाँ पे कुछ अलग हो रहा था। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींची जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की पालियों में काम करते थे। तो यहाँ पे कितने घंटे काम करते थे वो 15 घंटे, और सामान्यतः 10-12 घंटे इनकी पारी होनी चाहिए थी। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों को लेकर डोमिट्री एक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बंटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बच चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साब मानते थे। तो धातु में काम करने वाले जो मजदूर थे वो अपने आप को क्या समझते थे, साब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रशिक्षण चाहिए था, और जो कारीगर था या मजदूर जो था वो निपुण भी काम करने में सक्षम होना चाहिए था, ऐसा उसका मानना था। तो 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक, यानी बहुत कम मात्रा में उनको वेतन मिलता था। और वहाँ पे फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं की संख्या थी 31%। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। तो मजदूरों की जो आर्थिक स्थिति थी, या जो अलग अलग जगह पे वो काम करते थे, उनके हिसाब से उनमें फासला था, और वो फासला पहनावे और उनके व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। क्रांति पूर्व रूस में एक डॉर्मिटरी में बने बंकर में सोते मजदूर, यानी बंकर एक हॉल नुमा आकृति यहाँ पे दिख रही है, और देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो सो रहे हैं तंग हालत में थोड़ी सी जगह पे। वे पालियों में बारी बारी से सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। उनका परिवार क्या था, उनके साथ नहीं रहता था, और एक जगह जो मजदूर सो रहे हैं उसकी जगह अगली पारी में दूसरा मजदूर सोता था। इस प्रकार से उनके सोने की व्यवस्था वहाँ पे की गई थी। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी, तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर लेते थे। 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे। जो गांव उसको देहात बोलते हैं, उसकी ज़मीन पर क्या करते थे, किसान खेती करते थे। लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही, ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था।
मजदूरों की तरह किसान भी बंटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनके निष्ठा और सेवाओं के बदले मिलती थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीन कर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी घटनाएं घटने लगी। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि वो नवाबों सामंतों को बिल्कुल भी इज्जत से नहीं देखते थे। जो बड़े भूमि के मालिक थे उनकी इज्जत नहीं करते थे किसान, और जो उनकी ज़मीन थी वो चाहते थे कि उनकी ज़मीन छीन कर उनसे छोटे किसानों में बांट दी जाए। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून यानी मीर जो उनके ऊपर रखा गया एक अधिकारी था को सौंप देते थे। फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। 2.3 रूस में समाजवाद। तो समाजवाद किस प्रकार से आया रूस में? 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, यानी उनको मान्यता प्राप्त नहीं थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। कब किया? 1898 में। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वे स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं, क्योंकि जब ज़मीन बढ़ती थी तो मीर क्या ध्यान में रखता था कि जिस परिवार को जितनी ज़रूरत थी उसी हिसाब से वो ज़मीन बांटता था। तो ये उदाहरण है कि ये लोग सबको साथ लेकर चलने वाले यानी समाजवादी भावना वाले लोग थे। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। सन 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया था। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी यानी सोशल डेमोक्रेट्स जो पार्टी थी या जो खेमा था समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। उनको नहीं लगता था कि वो ज़मीनें छीन कर किसानों में बांटी जाए। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बंटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे, यानी उनको लगता था कि सभी एकजुट नहीं हैं। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया, बोल्शेविक खेमा जो था पार्टी जो थी उसके मुखिया थे, ये सोचते थे कि जार यानी जार कौन था? राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। तो अलग अलग विचार थे सबके, उनके विचार में एक रूपता नहीं थी। 2.4 अगला बिंदु क्या है? उथल पुथल का समय कब हुआ था? 1905 में जो क्रांति हुई थी उसमें रूस एक निरंकुश राजशाही था। निरंकुश राजशाही का अर्थ क्या होता है?
जहाँ पे राजा का शासन हो और वो राजा जनता पर बिल्कुल भी रोक टोक ना लगाए, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि जनता पर जिसका नियंत्रण ना हो, इस प्रकार का राजा उसमें वहाँ था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई, यानी आंदोलन चलाया। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों, ये मुस्लिम बहुल इलाकों में जो उनका भी समर्थन था। तो जदीदी क्या होते हैं? जदीदी होते हैं रूस में जो मुस्लिम थे, समुदाय था, उस समुदाय के सुधारवादी मुस्लिम बोल सकते हैं, नेता बोल सकते हैं, तो उनको बोलते थे जदीदी। तो एक तरह से समाज सुधारक थे मुस्लिम समाज के। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई, यानी उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। वास्तविक वेतन वह था कि जितनी कमाई हो रही है उसके हिसाब से उनको राशन नहीं मिल रहा था। एक तरह से उनकी ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो रही थी, सामान महंगा हो चुका था। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, यानी रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को तुतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्यस्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। तो बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों ने वहाँ अपनी मांगें रखी कि एक तो उनके काम के घंटे जो थे, जो 12, 13 या 15 घंटे तक काम करते थे, उनको घटाकर 8 घंटे कर दिया जाए, और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसको देखते हुए वेतन में भी उनकी वृद्धि की जाए, और जहाँ पे वो कार्य करते हैं वहाँ की जो स्थितियाँ हैं रहने की या उनके सोने की, उसमें भी सुधार किया जाए। और इन मांगों को मांगते हुए वो क्या किया, 1,10,000 जो सैनिक जो मजदूर थे वो हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गेपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, यानी जार का जो महल था उसका नाम था विंटर पैलेस, के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। देखिए प्रश्न बहुत बार आता है कि खूनी रविवार की घटना क्या थी, तो इसको दोबारा से देखेंगे अपने। तो पादरी गोपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने जब पहुंचा, तो वहाँ पे पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में क्या थे, 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए थे और लगभग 300-400 मजदूर जो थे वो घायल हो चुके थे। और इसी घटना को बोलते थे खूनी रविवार, क्योंकि यह घटना रविवार के दिन हुई थी। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी, तो इसका विरोध हुआ हर जगह, और पूरे देश में जो मजदूर थे वो एकजुट होकर हड़ताल पर चले गए थे। जगह जगह हड़ताल होने लगी थी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव में विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। तो एक तरह से उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता, यानी एक निर्वाचित सदस्यों की एक कमेटी थी। परामर्शदाता होता है सुझाव देने वाले। तो इस प्रकार की संसद या उसको ड्यूमा जो बोलते थे उस वहाँ पे, तो उसके गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियाँ भी अस्तित्व में रही।
1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटी और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो उनको अधिकार नहीं था कि कुछ काम करे, वो मजदूरों के हक में बोले, लेकिन फिर भी वो एकजुट होकर काम करते रहे, इसलिए इनको गैर कानूनी बोला गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई थी। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया था। तो वहाँ पे भी उसने, जो जार था, राजा था, उसने इस ड्यूमा को नाम मात्र की संस्था बना के छोड़ दिया था। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। राजा क्या चाहता था कि वो जिस प्रकार से शासन करता रहा है स्वतंत्र पूर्व, उसी प्रकार का वो शासन करे और इस प्रकार की कोई भी संसद या ड्यूमा उस पर अंकुश ना लगाए। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनीतियों को भर डाला। तो तीसरी बार उसने क्या किया, ड्यूमा जब उसका निर्वाचन हुआ तो उसमें रूढ़िवादी यानी पुराने विचारधारा को मानने वाले शुरू में बने पड़ा था, जो बदलाव चाहते थे लेकिन धीरे धीरे चाहने वाले बदलाव, इस प्रकार के लोगों को उसने उस ड्यूमा में स्थान दिया। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को उसने बाहर रखा। तो इसका परिणाम क्या होता है, ये अपने को अगले बिंदु में देखने को मिलेगा। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की, जो उसमें की केंद्रीय शक्तियाँ थी, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। कब हुआ था ये? 1914 से 1918 तक ये चला था। मित्र देशों और दूरी राष्ट्रों के बीच में हुआ था। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोग ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेत्रोग्राद रख दिया। क्या रख दिया था? पहले उसका नाम पीटर्सबर्ग था, सेंट पीटर्सबर्ग नाम था, और उसने जनता ने नाम बदलकर इसका पेत्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जारीना जार की पत्नी या महारानी थी। अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खासतौर से रासपुतीन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया था। एक सन्यासी था, उसका नाम था रासपुतीन, और जो जारीना थी वो कौन थी? जार की पत्नी थी, यानी महारानी थी। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिमी सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुँह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और रूसी सेना में क्या हुआ था? हार देखनी पड़ी थी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहाँ टिक ना सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या थे? नुकसान हो गया था, मकान उनके टूट गए थे, खेत उनके उजड़ चुके थे। तो शरणार्थी होते हैं जो बाहर से आए होते हैं, उनको शरण मिलना, तो एक प्रकार से वो बेघर हो गए थे, तो वो भी शरणार्थियों के रूप में हो गए थे। 30 लाख ऐसी आबादी थी। इस हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक चला था। अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध से उद्योगों पर बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे ही भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान
आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिकरण उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप्स ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वाले के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। तो क्योंकि जो अनाज था वो सैनिकों के लिए वहाँ पे भेजा जाता था, इस वजह से उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी और रोटी की दुकानों पर भीड़ रहने लगी। और इसी वजह से जब पूरी रोटियां नहीं मिलती थी, खाने पीने का सामान नहीं मिलता था, तो वहाँ पे दंगे होने लगे। वर्कशॉप भी वहाँ पे ठप होने लगी थी। 1916 तक रेलवे लाइनें भी टूटने लगी थी। तो इस प्रकार से हालात वहाँ पे बहुत ही बुरे हो चुके थे। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उसमें बहुत सारे सैनिक आप देख सकते हैं। पीछे तक दूर दूर तक जहाँ पे हैं वहाँ पे सैनिक ही सैनिक आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र है पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही हैं सारे के सारे। ये शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। तो उन सिपाहियों को या उस सेना को, जो शाही सेना थी, उसको क्या बोलते थे? रूसी स्टीम रोलर। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी, यानी जिनके पास शस्त्र थे। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदल कर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया तो जार की सत्ता भी ढह गई। एक तरह से उन्होंने भी क्रांतिकारियों को साथ दिया तो जार भी एक तरह से जो था वो शासन से हट गया था या बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, शेष अपने अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।